नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में हम बात करेंगे आज राहुल गांधी के उस बयान की जिसकी वजह से देश की सियासत में भूचाल आ गया है। लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली से सीधे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री पर हमला बोला है। इन्हें संविधान बेचने वाला, देश बेचने वाला गद्दार करार दिया है। राहुल गांधी के अब इन बोल को किस नजरिए से देखा जाए? ये किस तरह की सियासत है कि हरा नहीं सके, खुद जीत नहीं सके तो क्या अपमान की राजनीति पर इस कदर आ जाएंगे कि शब्दों की मर्यादा ही लांघ जाएंगे? किस नजरिए से इस बयान को देखा जाए? क्या लोकतंत्र में ये राजनीति की गिरती परिभाषा है जहां किस तरह के शब्द किस ओहदे के लिए तय किए जाते हैं? और ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता की तरफ से इस तरह की बयानबाजी सामने आई हो। इससे पहले भी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से इस तरह की बयानबाजियां देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को लेकर सामने आती रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल आज सीधी बात में करेंगे कि क्या यही लोकतंत्र की अब मर्यादा रह गई है? लेकिन उससे पहले सुनिए किस तरीके के बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है, कैसे देश की सियासत में भूचाल आ गया है। संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। लेकिन शायद आप पुरानी चीजों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। तो आने वाले समय में भी आपको इस बयानों के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के लिए निश्चित रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कि राहुल गांधी की बात को कोई नोटिस में लेता नहीं। ये जब अपने ननियोरे जाते हैं इटली, तो जब जाते हैं वहां तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं और चुनाव आयोग हमेशा चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। जिसे वो सांसद खुद हैं, अपनी बहन को सांसद बनाए हैं, उनकी पार्टी के लोग सांसद हैं। केरल में उनकी सरकार बनी चुनाव आयोग की बदौलत। आवाज आरोप लगा रहे हैं, तो उनका आरोप निराधार है और पूरे दुनिया में मोदी जी की छवि लोकप्रिय हुई है। पूरे दुनिया के लोग पसंद कर रहे हैं। और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के विषय में जानकारी करना हो राहुल जी को, तो जाकर के सेना के जवानों से पूछ ले, तो सेना के जवान उनको उसका उत्तर दे देंगे। राहुल जी पे आरोप तो ये लगाते रहते हैं, जब देश में जब देश के बाहर कोई बात बोलते हैं तो पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी दिल का साफ आदमी है। वो दिल में जो बात आती जुबान पे लाते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। तो एक बार फिर से राहुल गांधी के बयान की वजह से राजनीतिक भूचाल आ गया है। ऐसे में कई सुलगते सवाल जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। सबसे पहले, गद्दार जैसे शब्द लोकतांत्रिक असहमति या फिर राजनीतिक हिंसा की भाषा, किस तराजू में इस भाषा को तोला जाए? दूसरा बड़ा सवाल, राहुल गांधी ने संविधान बेचने का आरोप किस आधार पर लगाया कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने संविधान बेचा? क्या आधार है? तीसरा, क्या बयान बनेगा देशभक्ति बनाम अपमान का चुनावी नैरेटिव? क्या बीजेपी अब इस बयान को एक नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल करेगी? चौथा, क्या भारतीय राजनीति में भाषाई गिरावट अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है? ये बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो चुका है। किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? पांचवा, कि राहुल गांधी रायबरेली से दे रहे हैं सीधे 2029 की लड़ाई का संकेत कि आर पार की लड़ाई है और ऐसे में बीजेपी पर प्रहार कुछ ऐसा कि 2029 को देखते हुए राहुल गांधी शब्दों की मर्यादा ही भूल गए हैं। राहुल गांधी सीधे कह रहे हैं, इट्स यू वर्सेस मी। तो ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों के इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उन मेहमानों का परिचय भी एक एक कर हम आपसे करा देते हैं जिनसे आज होने वाली है सीधी बात।
तो चलिए, हमारे साथ कुमकुम भारद्वाज हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। अमित तिवारी जी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा है। डॉक्टर अशोक गुप्ता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रणविजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का आज हिस्सा बने हैं। चलिए, शुरुआत अमित तिवारी जी से पहले कर लेते हैं। जरा अमित तिवारी जी, सबसे पहले तो आप जरा ये समझा दीजिए कि राहुल गांधी जो देश के लोग उन्हें देखते हैं, आप लोगों की भी इच्छा है कि चलिए आगे चलकर वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब वो उस पद की गरिमा का ही ख्याल ना रखें और उस पद के ओहदे को ही ना समझे, तो क्या कहा जाए? किस नजरिए से इस बयान को हम समझें जो राहुल गांधी कह रहे हैं, दे रहे हैं? ये सीधे तौर पर अपमान है देश के दो बड़े पदों का। सबसे आदरणीय अखिलेश यादव सभी पहले सत्यों को नमस्कार। हम लोगों की मदद हर आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी देखिए, सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि 1 मिनट हम अपनी बात को स्पष्ट कर लें और उसके बाद में आप कोई भी सवाल हमसे पूछेंगे तो हम जी आपके हर सवाल का जवाब देंगे। देखिए, जिस संदर्भ में जब 2024 से देश के प्रधानमंत्री जी शासन सत्ता में आए, देश की उन्होंने बागडोर संभाली, इस भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की शब्दों की गरिमा, चाहे वो चुनावी मंचों पर हो, चाहे वो सदन के पटल पर हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके संसदीय इतिहास का, संसदीय जो उनका इतिहास है, जो संसद के अंदर रहा है, वो बहुत ही निम्न स्तर का रहा है, जिन्हें हम टीवी कैमरों पर भी कह नहीं सकते और शायद कहना मुनासिब भी नहीं। किस प्रकार की जाति सूचक गालियां, धार्मिक उन्माद की बातें सदन पटल पर की गई, जो कि अशोभनीय थी। दूसरी बात, देखिए, गद्दारी शब्द का अर्थ अगर आप वृहद स्तर पर लेकर के जाएं तो हम इस बात को जानते हैं कि आज भारत जिन आर्थिक संकटों से जूझने वाला है, जिसको लेके आगाह खुद प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन्होंने कहा कि जिस देश के लोग हैं वो कम तेल खर्च करें, कम तेल जलाएं, वर्क फ्रॉम होम करें, ट्रैवल कम करें, मतलब बहुत सी चीजें जो एक देश के व्यक्ति को, मतलब देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको करना चाहिए। और ऐसा नहीं, विभिन्न कालखंडों के समय जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं तो उनके भी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी देश से आह्वान किया। लेकिन क्या हर सेक्रीफाइस सिर्फ जनता करेगी? क्या सरकार की कोई दूरदर्शी व्यवस्था नहीं है? क्या युवाओं के प्रति किसी का कोई कर्तव्य नहीं बनता? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब नोटबंदी के समय आह्वान किया, मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आर्थिक हालातों को सुधार दूंगा, अगर ऐसा ना हो पाया तो हमें चौराहे पे लटका देना। वहां से शुरू हुआ कोविड का बद इंतजाम, हर किसी ने देखा। चलिए छोड़ते, उस पर भी हटते हैं। जब हम आ जाते हैं वर्तमान परिदृश्य में, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने बहुत ही पहले आगाह कर दिया था कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, जिसकी पुष्टि प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में खुद की। और हम इस बात को जानते हैं कि जनता प्रधानमंत्री जी के बताए हुए, देश के बताए हुए हर रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। लेकिन आप इस बात को भी तो समझिए, हर त्याग सिर्फ देश की जनता करेगी और देश की जनता के लिए लेकिन आप इस पर सवाल उठाइए ना, हम मना नहीं कर रहे राहुल गांधी। लेकिन ठीक है अमित तिवारी जी, सुनिए सुनिए, नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुन रही हूँ। देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, चर्चा में और भी बहुत सारे लोग हैं। सुनिए, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं गलत नहीं कह रही। मैं आप एलपीजी पर हमला कर रहे हैं, उस सवाल पर कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के लिए ये कह रहे हैं। नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, आपका जो सवाल था मोनिका जी, जो आपका सवाल था उसको मैं कंक्लूड कर देता एक बार, तो शायद ज्यादा स्पष्ट रहती हमारे और भी प्रवक्ताओं के साथियों के साथ। देखिए, क्या है ना कि देश के साथ गद्दारी क्या है। आज 3 वर्षों से लगातार देश का सर्वोच्च एग्जाम नीट लीक हो रहा है। ये जिंदगी के प्रति गद्दारी है, तो इसे गद्दारी कहेंगे। देश के गृह मंत्री जी क्या उस श्रेणी में नहीं आते जहां उन्हें त्याग करना चाहिए? जहां पे देश के गृह मंत्री जी ठहरे हैं वहां के आसपास कम से कम 250 गाड़ियों का काफिला दिखता है। क्या ये डीजल पेट्रोल की खपत नहीं हो रही है? क्या जिस होटल में ठहरते हैं उसके आसपास का जो विवरण है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या ये गद्दारी की श्रेणी में है? गद्दारी का मतलब आप समझिए ना, आप समझिए ना, आज की मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि गद्दारी का शब्द व्यक्तिगत नहीं। मैं आपसे बोलूं, नीट की परीक्षा लीक हुई, लाखों, मतलब 20 लाख 50 लाख जो छात्र थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ,
सब के सब जो पकड़े जा रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। ये देश के साथ गद्दारी है और भारतीय इसको जनता गद्दारी पार्टी से कहना संबंध अपना रखते हैं। आप हक है। नैरेटिव या तो चला रहे हैं। आप ये बताइए, महाराष्ट्र में कोचिंग सेंटर का संचालक गिरफ्तार हुआ, ठीक है, एक पार्लर वाली गिरफ्तार होती है, ब्यूटिशियन गिरफ्तार होती है जिसने कई दलालों से कांटेक्ट कर रखा था, वो बीजेपी के मेंबर्स है क्या? हर चीज को नैरेटिव बनाना बंद कीजिए ना, हर चीज को बीजेपी से लिंक करना बंद कीजिए। मोनिका जी लगातार तीसरा साल है जब पेपर लीक हो रहा है। आप समझिए ना इस हम बात को खुद कह रहे हैं, गंभीरता से नीट समझना 7 बार पड़ेगा। विवादों में लगातार आई तीसरा है, नीट 7 बार विवादों में आई है। हम खुद कह रहे हैं इस बात को, हम खुद स्वीकार कर रहे हैं। और आप उस दिन चर्चा में नहीं थे, हम खुद सवाल उठा रहे थे नीट का जब पेपर लीक हुआ। देश के शिक्षा मंत्री से हम सवाल उठा रहे थे। लेकिन जो बात सही है सही है, हर चीज को नेगेटिव मत बनाइए। ये देश के साथ गद्दारी है ना, ये युवाओं के प्रति गद्दारी है ना। किसी कि कोई देश का जो शिक्षा संचालक, मंत्री एक बात है, बताइए, आपके घर में चोरी हो गई तो उसमें प्रधानमंत्री का दोष है क्या? आप सीधे प्रधानमंत्री को गद्दार कैसे कह सकते हैं? मामला गलत है, मामला गलत है, खिलवाड़ है। अमित जी, मैं इस बात के लिए इनकार नहीं कर रही हूँ। हम लोग खुद चीख के सवाल उठा रहे थे। एक बार गलत है, दूसरे साल गलत है, तीसरे साल तो हर साल गलत ही रहेगा क्या? इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं ना, इसके लिए भूटान का प्रधानमंत्री जिम्मेदार होगा। इस व्यवस्था को सही करने के लिए भी तो प्रधानमंत्री को चुना गया था ना। इसके लिए तो भूटान का प्रधानमंत्री आएगा या श्रीलंका का राष्ट्रपति आएगा ना, वो भारत की व्यवस्था सही करेगा। भारत की व्यवस्था भारत के प्रधानमंत्री सवाल उठाने के लिए, क्या सवाल और उठाने के लिए, प्रहार करने के लिए, चलिए अगर आप ये भी कहते हैं, मैं एक पॉइंट के लिए ये भी कहती हूँ कि आप ये भी कह रहे हैं, ठीक है, सवाल उठाने के लिए, प्रहार करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए, क्या हम शब्दों की मर्यादा भूल जाएंगे? कभी आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कभी आतंकवादी जैसे शब्द आते हैं, कभी आपकी पार्टी की तरफ से संविधान बेचने वाला, गद्दार, देश बेचने वाला, ये सब शब्द सामने आते हैं। मोनिका जी बिल्कुल नहीं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन करने वाले भाजपाई थे। और मैं आपको इस राष्ट्रीय मंच पर अगर गिनाने लगूंगा तो देश के सदन के अंदर, देश की सदन पटल पर प्रधानमंत्री उस समकक्ष में मौजूद थे। वहां पर जाति सूचक जैसी गालियों का भी प्रयोग इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सांसदों, नेता और मंत्रियों तो ने आप इसे सही ठहरा रहे हैं? राहुल गांधी ने जो कहा, आप सही ठहरा रहे हैं उस बात को, उन शब्दों को आप स्वीकार करते हैं? देखिए, उन्होंने जिस दृष्टिकोण में कहा, दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है कि जनजी के प्रति गद्दारी है, नीट का पेपर लीक होना गद्दारी है। सिर्फ देश के लोगों से अपेक्षा करना कि वो नियम और कानून का पालन करें और परित्याग करें, आप खुद उस चीज की समस्या के समाधान ना करें, देश के प्रति गद्दारी है। यूएस ट्रेड डील जो कि ट्रंप के दबाव में हुई, गौतम अडानी को बचाने के लिए हुई, गौतम अडानी का केस फाइनल कर दिया गया, यूएस में क्लोज कर दिया गया। उससे आने वाले समय में जो संकट उत्पन्न होगा पूरे देश के अंदर, वो देश के किसानों के प्रति गद्दारी होगी, देश के नौजवानों के प्रति गद्दारी होगी और देश के युवा वर्ग और एमएसएमई पूरे सेक्टर को के लिए गद्दारी होगी। तो इसे गद्दारी कहेंगे मैम? ठीक है, यानी कि आप इसे स्वीकार कर रहे हैं, आपको इस भाषा से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है अमित तिवारी जी, हम समझे आपकी बात, आप कह रहे हैं भाषा से कोई आपत्ति नहीं है, इसका संदर्भ, हाँ मैं वो कह रही हूँ, आपकी बात में कह रही हूँ, उसका संदर्भ समझने की जरूरत है जो कांग्रेस का इस पर टेक है राहुल गांधी के बयान पर। ठीक है, कुमकुम भारद्वाज जी के पास जरा आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कुमकुम जी, भारतीय जनता पार्टी इस बयान को, राहुल गांधी के इस बयान को किस नजरिए से देखती है, किस तरीके से आप राहुल गांधी के बयान को देखते हैं? यह बताना जरूरी है देश की आवाम को कि देश की आवाम जिस नजरिए से राहुल गांधी को देखती है, मैं भी उसकी एक सिटीजन हूं, मैं भी उसी नजरिए से राहुल को देखती हूं, जिसके पास एक फैमिली का बोझा है, जिसको ढोना कहीं ना कहीं उनके लिए एक बाध्यता बन चुकी है। और विष जो है, जो जहर उगला जा रहा है, देखिए जो कहते हैं मनसावाचक कर्मणा, जो आपके विचार डेवलप हो रहे हैं वो आपके जिह्वा के थ्रू, आपकी जुबान से निकल रहा है बाहर। जिस तरीके की शब्दावली यूज की गई है और अभी जो शब्द बोला गया है, उसके पहले मौत का सौदागर, चौकीदार, चोर है, नीच, पनौती, पॉइजनस स्नेक, रावण, नौटंकी और गद्दार। जहां देश की जनता के लिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं, अभी भी जो वो गए हैं, मोनिका जी यह जानना बहुत जरूरी है देशवासियों के लिए कि जो डील साइन हुआ है, जो 5 कंट्रीज का जो विजिट हुआ है, अगर आप मुझे अगर इजाजत देंगी, समय देंगी, तो मैं सारा डील वो पढ़ सकती हूँ कि यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन,
इटली, नॉर्वे, यूएई सबके साथ क्या क्या डील्स हुआ है। डील पे अगर डिटेल में बात ठीक है, करेंगे, नहीं समय बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल है। बिल्कुल, हाँ, नहीं चलिए ठीक है, मैं डिटेल में डील पे नहीं जाती हूँ। तो ये एक स्पेशल रीजन के तहत वहां जाना हुआ है। जी। राहुल की जो समझ है वो उनको समय के हिसाब से वो इतना पीछे जाएंगे, और कहते हैं कि समय जो है ना वो हर बात का जवाब है, हर हिसाब जो है ना वो समय करता है, और समय उसका हिसाब जरूर करेगा। इतनी ज्यादा मतलब जहर कहां से लाते हैं, जिस तरीके का वर्जन वो यूज करते हैं हमें समझ में नहीं आता है। पूरी की पूरी फैमिली जो है वो एक अलग तरीके का पूरा नैरेटिव गढ़ना चाहती है। इन्होंने शायद, मुझे लगता है कई बार इनकी जब बातों को मैं सुनती हूँ, सुनना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन बाध्यता है, क्योंकि पता नहीं एक ऐसा इंसान जिसका सिर्फ 11 करोड़ का मतलब टोटल 10 साल में वो डिक्लेयर करते हैं कितनी उनकी प्रॉपर्टी है, 60 करोड़ 54 देशों की यात्रा करके और टूर्स करते हैं 22 साल में, और तो वो कौन कर रहा है, इसको फंडिंग कौन कर रहा है, इसके तहत अगर आप देखेंगे नेशनल हेराल्ड के केस में एजेआर को कैसे इन्होंने ट्रांसफर करके मनी का किस तरीके से घोटाला किया है, ईडी का अभी भी जांच उस पर बैठा हुआ। सुन ली, आपको बहुत सुन ली, बहुत जहर उगला आपने पूरा। मैं देश की जनता से बात कर रही हूँ, आपसे बात नहीं कर रही हूँ। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि इन लोगों ने जब सीट छोड़ा, यूपी की जनता ने उनको बिठा दिया घर पे, तो कहां चले गए? वायनाड चले गए। वायनाड से फिर अपनी सीट वहां से छोड़ी तो बहन को वहां से बिठा दिया। 10 जनपद को होल्ड करना है, इसलिए सोनिया गांधी का वहां पे बने रहना जरूरी है, नहीं तो 10 जनपद हाथ से निकल जाएगा। तो ये इस समझदारी के साथ ये जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता तो इनको पीछे धकेल ही चुकी है। हम चाहेंगे कि ये जितना जहर उगलें, ये हमारे लिए नहीं उगल रहे हैं, उस नेतृत्व के लिए उगल रहे हैं जिस नेतृत्व को देश की आवाम ने 140 करोड़ जनसंख्या जो है, जिसका ख्याल मोदी जी रख रहे हैं, उस 140 करोड़ जनसंख्या के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। हम महिलाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, हम बच्चों के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह लगाना इनकी फितरत है, इनको लगाने दीजिए। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। देश जिस दौर से गुजर रहा है, हम परिवारों में भी अगर देखें तो परिवार में भी होता है कि कहा जाता है कि अभी का जो आगे आने वाला समय है थोड़ा टफ है। कुमकुम जी, कांग्रेस इसको इस तरीके से नरेट कर रही है कि एलपीजी महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, तो ये देश के साथ प्रधानमंत्री गद्दारी कर रहे हैं कि देश के हित में बात ना होकर यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स जनता के सर पर आ गई हैं। उनका नैरेटिव, उनका संदर्भ ये है। आपका संदर्भ जिस तरीके से आप बयानबाजी दे रही हैं, क्या बीजेपी से आगे जाकर एक नैरेटिव बनाएगी 2029 को देखते हुए, आगामी चुनावों को देखते हुए, कि देशभक्ति बनाम अपमान, कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री का अपमान किया गया सीधे? देखिए, मैं कोई बयानबाजी नहीं कर रही हूँ, मैं तथ्यों को जनता के सामने सीधा बिल्कुल कहते हैं ना कि चदरिया ज्यों की त्यों रख दी हमने, हम सीधे देश के आवाम के समक्ष रख रहे हैं कि ये जो विजिट हुआ है, ये 2 लाख करोड़ का इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए 20 बिलियन यूरो का डील साइन हुआ है, और देश की आवाम को यह उस स्थिति से निकालने का हो रहा। पूरे देश भर में अगर आप उठा करके देखेंगे, पूरा इकोनॉमी मॉडल का अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हर कंट्री का जिस तरीके से 25 से 30% चीजों का जो है वो प्राइस बिल्कुल अपलिफ्ट कर दिया गया है। हमारे देश में क्या किया गया है? हमारा देश एक्चुअल मायने में जो कहता है ना कि इंदिरा और जो राहुल का सोशलिज्म है ना, दैट बार्क मोर देन इट बाइट्स। इनका सिर्फ एक सगुफा है, लेकिन यहाँ है कि जनता का ख्याल किस तरीके से रखना है। घर बैठ करके चीजें नहीं होंगी। हॉर्मुज का जो प्रॉब्लम है, जो तेल का प्रॉब्लम है, वो स्पेसिफिक कंट्री से ही सॉल्व होगा, और स्पेसिफिक कंट्रीज में एक देश का जो प्रधान है उनको जाना जरूरी है, तभी जाकर के वो डील साइन होंगी, सारी पॉलिसीज और एग्रीमेंट पे साइन होगा। इनकी समझ में इतना ही है, और इनकी समझ हम जानते हैं। हमने बच्चा जानता है, छोटा बच्चा, अगर 2 साल के बच्चे को भी पूछेंगे, 5 साल के बच्चे को भी पूछेंगे, तो राहुल की क्या अंडरस्टैंडिंग है वो पूरा देश जानता है। इसलिए इनको उगलने दीजिए जहर। जब इन्होंने जहर उगला है, देश की आवाम ने क्या डिसीजन लिया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि इनकी अगर इतनी समझ होती, फाइनेंस की थोड़ी सी समझ होती, थोड़ा पढ़ लिख लीजिए राहुल, प्लीज पढ़ लिख लीजिए। अगर मुसोलिनी को नहीं पढ़ना था, मेज़नी एंड गैरिबाल्डी को पढ़ना था, ठीक है, आपने शायद मुसोलिनी को पढ़ लिया। अगर मेज़नी और गैरिबाल्डी को पढ़े होते तो आज शायद ऐसी बातें नहीं कर रहे होते। आप सिनेमा में जो बच्चे हुटिंग करते हैं ना, वो हुटिंग वाला बर्ताव आप कर रहे हैं, और देश की जनता जनार्दन
देख रही है और जवाब इसका मिलेगा आपको, ठीक है। और पूरी तरीके से जवाब मिलेगा और अमित पूरा तिवारी जी, मैं भरपूर आपके पास चोट भी के साथ आऊंगी, जवाब हालांकि आप मिलेगा। अपना टेक देना चाहते हैं, मैं आपके पास भी आऊंगी, बट थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पहले हम और गेस्ट के पास जरा चल ले, फिर हम वापस आपके पास लौटेंगे। कुमकुम भारद्वाज जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी। बीजेपी का ये कहना है कि ये सिर्फ देश के लिए जहर उगलने का काम करते हैं, जो कांग्रेस के नेता या राहुल गांधी की तरफ से बयानबाजी होती है। बस समाजवादी पार्टी जो कि इंडी गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस और सपा साथ साथ है, किस तरीके से राहुल गांधी के इस बयान को देखती है। अशोक गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के बयान को किस तरीके से देखती है? आप लोग स्वीकार करते हैं इस बयान को, क्या समझते हैं? आप साथ खड़े हैं इस बयान के या नहीं खड़े हैं, या आपने कांग्रेस को मझधार में अकेला छोड़ा है? किस नजरिए से सपा इस बयान को देख रही है? मोनिका जी, खाता ना वही जो भारतीय जनता पार्टी कहे वही सही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, इससे पहले 70 देशों का टूर लगभग कर चुके हैं, और वो 70 देश इससे क्या लेकर के आए हैं, हमारे नौजवानों को क्या दिया है, किसानों को क्या दिया है, महिलाओं को क्या दिया है, बेरोजगारों को क्या दिया है, ये जग जाहिर है, पूरे देश की जनता, नौजवान जानता है। अब रही बात राहुल जी की बात और आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात, तो देखिए राहुल जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एकदम सही बात कही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, प्रदेश में आरक्षण खत्म करना चाहती है, देश में आरक्षण खत्म करना चाहती है, और पीडीए के लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है। कभी कहते हैं अरे ये क्या कहते हैं, वो कौन सा काल बताते हैं, अरे नाम लीजिए जरा, और आप खुद ही भूल गए हैं। अरे नहीं, वो बताते हैं कि वो अमृत काल, हाँ, कह रहे देश में अमृत काल है, अमृत बरस रहा है, राम राज आ गया है। हाँ। फिर वही प्रधानमंत्री जी जब बंगाल का चुनाव खत्म हो जाता है तो कहते हैं देश संकट में है, संकट काल आ गया है। अरे प्रधानमंत्री जी, पहले ये तो तय कर दीजिए कि देश संकट काल से जूझ रहा है या अमृत काल से जूझ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी खुद कंफ्यूज प्रधानमंत्री है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी तो कंफ्यूज हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप घुमा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कंफ्यूज हैं, चलिए आप अगर ये बात कह रहे हैं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब अपना घुमा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ हाँ, मुद्दे पर शब्द पे आ रहा हूँ। हाँ। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी कांग्रेस की विधवा कहते हैं, तो वो शब्द बड़ा अच्छा शब्द लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जब राहुल जी गद्दार कह दिए तो वो बड़ा इनको गुस्सा आया, बड़ी चिढ़ आ गई। पहले इसका गुरु कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, सबको ट्रेनिंग दी है, केवल हम ही लोगों को नहीं ट्रेनिंग दे रही। अच्छा, बीजेपी ने ट्रेनिंग दी है, और आप लोग सब बीजेपी टीचर है, आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, और अरे सबको गद्दारी, ये तो गद्दारी स्टूडेंट्स टीचर को कैसे बीट कर लेंगे? अशोक गुप्ता जी, एक बात बताइए, बहुत सिंपल बात है, बीजेपी टीचर है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, वो लोग सिखा रहे हैं, तो फिर आप चुनाव जीतने के सपने छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट बस की बात नहीं होती है टीचर को बीट करना। मैं वहीं अभी आ रहा हूँ, आपने भी कहा था शुरू में ही कि आप बार बार चुनाव हार जाते हैं, आप बार बार चुनाव वो जीत जाते हैं। अरे मोनिका जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, 2024 में यदि किसी ने मोदी और अमित शाह को बैसाखी पे ला करके खड़ा कर दिया है, तो इंडिया गठबंधन राहुल जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी और यही पीडीए की जनता ने उनको बैसाखी पे ला करके आज खड़ा कर दिया है। और ये तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हैं। पहले तो इनको तय करना होगा ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में मोदी की गवर्नमेंट पार्टी किसकी है है? या अशोक अटल जी गुप्ता की पार्टी जी, है। अशोक गुप्ता जी, सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है? अरे बैसाखी की सरकार है, बैसाखी के जारे। पार्टी का नाम बताइए ना अशोक गुप्ता जी, पार्टी का नाम बताइए, सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की 38 पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट किसकी है? जहां पर सपा का कुनबा है, जहां पर आपका कुनबा है, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट किसकी है? मोनिका जी के उत्तर प्रदेश में और बांग्लादेश, बंगाल में। अच्छा, बांग्लादेश और बंगाल आप अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। बंगाल में, अरे बंगाल में बता रहा हूँ, बंगाल पहले बांग्लादेश जैसा होगा, लेकिन अब वो बंगाल जैसा हो जाएगा, देखिएगा। अभी इन्होंने कैसे चुनाव जीता है, दीदी को, ममता दीदी को कैसे हराया, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के
बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी की झूठे नेता जो संविधान को मानते नहीं, आरक्षण देना अरे नहीं जनता ने उन्हें चुना है अशोक गुप्ता जी, एक विपक्ष के तौर पर जब आप निशाना साधते हैं तो जनता ने उन्हें चुना है, जनता ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया है। जनता ने चुना ही नहीं है, सुन लीजिए फिर, जनता ने नहीं चुना है, इनके 5-6 फ्रंटल हैं। अच्छा, वो 5-6 फ्रंटल ने चुना है। जनता हमारे साथ है, इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव जी के साथ में है। और रही बात उनके जो 5-6 तो बंगाल में कांग्रेस की कितनी सीटें आई? बंगाल में कांग्रेस की कितनी सीटें आई? कांग्रेस की, अरे कांग्रेस अखिलेश यादव ने कितनी रैलियां की ममता दीदी के समर्थन में? हम वहां चुनाव लड़ने नहीं गए थे, हम चुनावी लड़ने नहीं गए थे, हम बाहर से समर्थन कर रहे थे। आप बाहर से समर्थन करते हुए ममता दीदी जब हार गई तो फिर उन्हें शॉल पहनाकर सहानुभूति देने गए थे। मोनिका जी हार गई नहीं, हराया गया। उनको प्रभु श्री राम ने अयोध्या से हरा दिया है, जहां से बहुत लंबी लंबी बात करते थे, वहां की भी जनता। पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक अयोध्या की बात बार बार करके आपके लिए 2027 की चुनावी नैया आसान होगी? नहीं, 2027 पहले सुन लीजिए, इन्होंने पिछले 9 सालों 12 साल में इन्होंने क्या है। इन्होंने पेपर लीक किया है, इन्होंने आरक्षण को खत्म किया। अभी 69,000 उत्तर प्रदेश में शिक्षक छात्र के आंदोलन में कल इसी चिलचिलाती धूप में लेटते हुए मंत्री के यहाँ जा रहे थे। अभी नीट का पेपर आउट हुआ, 22 लाख छात्र उसमें परेशान हो गए। बताइए उनके माँ बाप ने कितना खर्चा करके उनको पढ़ाया होगा। वो सारे लोग इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ, पीडीए के साथ है। और इन्होंने 21 साल में दोनों सरकारें मिलकर के कोई काम नहीं किया। ये बताओ, इससे पहले इन्होंने पता लग जाएगा आप जितना कह रहे हैं कि पीडीए के साथ है, 2027 में कौन किसके साथ है, असल तस्वीर सामने आ जाएगी। कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, कोई ज्यादा समय नहीं है। देखिएगा कितनी जल्दी ये समय बीत जाएगा और आप और हम यहीं बैठ के इस मुद्दे पर भी चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर आपकी बात से, हाँ वो समझ में आ रहा है, कुल मिलाकर आपकी बात से कि आप बयान का समर्थन करते हैं। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के बयान का समर्थन करती है, जिस तरह से आप जस्टिफाई कर रहे हैं। विरोध करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी गलत करेगी, जन कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करेगी, मैं उन सब का करूंगा। भारतीय जनता पार्टी पे इतना भरोसा करके गंगा साफ नहीं हुई, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, आरक्षण ये महिलाओं को दे नहीं सकते हैं, किसानों को ये काला कानून इनको वापस करना पड़ गया। इनको किस नाम से जनता देगी? इनको ये आए थे रामराज लाने, यहाँ रावण। अब जनता इन्हें वोट देती है नहीं देती है ये वक्त बताएगा। लेकिन रणविजय सिंह जी के पास मैं जरा यहाँ चलना चाहूंगी। अब देती है जनता तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट करती है। और 2027 में हम लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाएंगे। और तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा फिर? अखिलेश यादव होंगे, राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगी? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हम किसके बारे में तैयारी करके रखें? मोनिका जी, हमारा तो स्पष्ट है कि मेरी अपनी चले मेरी राय, मैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। हाँ, तो मुख्यमंत्री तो स्वतः वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देखिए वो जननायक है, पीडीए नायक है। पूरे प्रदेश और देश की जनता उन्हें पीडीए का नेता मानती है, वो राष्ट्रीय नेता है। उनको तो हम लोग मुखिया बना करके 2027 बैठाएंगे और जो उत्तर प्रदेश में और 29 में प्रधानमंत्री की रेस में आगे लेकर जाएंगे। चलिए, आपका सपना जल्द साकार हो, हमारी विशेष आपके साथ हैं। रणविजय सिंह जी के पास जरा चल लेते हैं। रणविजय सिंह जी, राजनीति की कौन सी परिभाषा है जहां पर जो नेताओं की भाषा होती जा रही है, इसके तो मान लीजिए कहने ही क्या, ऐसा लगता है कि भाषा के रूप में राजनीतिक हिंसा सामने है। क्या ये अब राजनीति का स्तर हो गया है जहां पर भाषाओं की, पदों की कोई गरिमा नहीं रह गई है? आप अपनी बात समझाने के लिए किन शब्दों का चयन कर रहे हैं, ये सामने है हमारे। मोनिका जी, अपनी बात कोई मैं शुरू करूं तो एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं कि मेरी बात जब खत्म हो जाए, अगला जो चरण आपका शुरू हो, तो उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो विद्वान प्रवक्ता साथी हैं, बहुत गौर से सुन रहा था, एक बार जरा दोनों को आमने सामने करा दीजिएगा और दोनों प्रवक्ताओं से पूछ लीजिएगा कौन किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। राहुल गांधी जी वेटिंग में है लंबे समय से, और अशोक जी कह रहे हैं कि हमारा बस चले तो हम अखिलेश जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठा दें, प्रधानमंत्री बना दें। तो दोनों साथियों जरा पूछ लीजिएगा कि किसको कौन बनेगा।
देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी हम हैं। हाँ। देश की सबसे बड़ी तो तीसरी पहले पार्टी मौका प्रधानमंत्री के लिए दूसरी पार्टी को मिलेगा या तीसरी पार्टी को मिलेगा? बाद में जवाब दे दीजिएगा, थोड़ा धैर्य सुन लीजिए। मैंने आप सभी को तीनों आदरणीय सम्मानित प्रवक्ता को बहुत धैर्य से सुना, बहुत गौर से सुना है। देखिए मोनिका जी, एक तो जो मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में जो दौर अभी चल रहा है, ऐसा खराब दौर शायद कभी नहीं आया होगा। देश को इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि हमारा जो विपक्ष का नेता होगा वह कितना गंभीर होगा। राहुल गांधी जी ने जो कहा वह उनकी सोच समझ कितनी है, कितने वो गंभीर है, वह अशोक गहलोत जी ने अपनी बात से कह दिया। आपने बयान उनका सुनाया। गहलोत जी ने कहा कि राहुल गांधी जी के जो जुबान पर रहता है वही बाहर रहता है। लोकतंत्र में, राजनीति में, कूटनीति में मन में बहुत कुछ रहता है, लेकिन सब कुछ बाहर उगला नहीं जाता है। यह अपरिपक्वता की पहली निशानी है कि आपके जुबान पर जो आया वो आप बाहर बक दें। ये लोकतंत्र, एक जो सभ्य लोकतंत्र है, उसकी किसी भी तरह से पहचान जाहिर नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो मुद्दा है वह मूल मुद्दा केवल राहुल गांधी की बयानों से नहीं। राहुल गांधी के बयानों को ही अगर केवल देखेंगे, विपक्ष के जो नेता है उनको देखेंगे, एक पार्टी के शीर्ष नेता को देखेंगे, तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा किस पार्टी का नेता अगुवा होगा जो एक विधानसभा चुनाव को बीच में छोड़ करके दूसरी जगह चला जाए? लोकसभा का, संसद का सत्र चल रहा हो, संसद के बीच सत्र को छोड़कर विदेश यात्रा पर चला जाए, तो ये गंभीरता नहीं प्रकट करती। और पूरा देश, जो भी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे आम जनता हो, जो भी वो देखता है, सुनता है, समझता है। पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन लोग जानते हैं, समझते हैं, तो गंभीरता दिखनी चाहिए आपके बातों से, आपके कर्मों से, आपके शब्दों से। लोकतंत्र में आपको बहुत कुछ ऐसा होता है जो लोकतांत्रिक तरीके से कहना पड़ता है। हाँ। आप सब बात कहिए, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो मर्यादा के दायरे में हो। ऐसा नहीं है कि आप मंच पर खड़े हो गए, जो आपके मन में आया वो आप इसको कहना नहीं कहते, इसको बकना कहते हैं। तो राजनीति है, आप राजनीति कर रहे हैं, आपको जनता को एक संदेश भी देना होता है। ठीक, आप विपक्ष के नेता हैं तो आप अपनी बात कहिए, आप प्रधानमंत्री की आलोचना करिए, आप उनके कामों की आलोचना करिए, उनकी नीतियों की आलोचना करिए, उनके मंत्रियों की आलोचना करिए, खूब करिए, भर भर कर करिए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना और अचरज आपको नहीं होना चाहिए किसी को। जितनी भी बार पिछले, मैं तो 2014 से नहीं कहूंगा, 2002 से कहूंगा, जब से नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री बने, तब से मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं। या हो सकता है कि माता सरस्वती कांग्रेस के जो उस तत्कालीन समय में, वर्तमान में जो शीर्ष नेतृत्व रहता है वर्तमान में, उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द प्रधानमंत्री के लिए व्यक्तिगत तौर पर निकलवाते हैं कि वह फिर चुनाव जीत जाते हैं। जितनी बार ये उनको व्यक्तिगत हमले करते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उतनी बार वह अगला चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन शायद इस पॉलिटिक्स को, इस टैक्टिक्स को विपक्ष सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है। रणवीर जी, आपकी बात पर अमित जी को भी आपत्ति है, अशोक जी को भी आपत्ति है, तो जरा उनका टेक ले लेते हैं। अपनी बात में प्लीज कंक्लूड कर लीजिएगा। एक बारी बारी आ रहे हैं अमित तिवारी जी। ओवर टू यू अमित तिवारी। हाँ, देखिए, मैं रणवीर जी को सुन रहा था, इतना बायस्ड विश्लेषण मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि नेता प्रतिपक्ष की क्या जिम्मेदारियां हैं, वो किन सदनों को छोड़कर विदेश चले गए। इतना बायस्ड, मतलब इतना पक्षपाती हो जाएंगे, इतना मन के अंदर कुंठा बैठी है, इतना चरणवंदन है सत्ता के प्रवक्ता है, आपको बायस लग सकता है और लगना भी चाहिए। इसमें कोई अचरज की हैरत बात नहीं लग सकता है। मैंने सुना, इतना
इतना बायर्ड आप हो जाएंगे, आप इतना चरण चुंबन में मस्त हो जाएंगे। आपने कभी देखा कि देश के प्रधानमंत्री को सदन में देश के राष्ट्रीय मुद्दों पर सदन नहीं आते पूरे 12-12, 13-13 दिन? कभी एक सवाल उठाया? आपको नहीं लगता 2024 में जिन मुद्दों 14 में जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनी, जिन मुद्दों और जिन नैरेटिव को गढ़ा गया, उसके बाद भी स्थितियां वही हैं? इसके लिए भी विगत 10-12 वर्षों में क्या राहुल गांधी जी जिम्मेदार हैं? आप इस पर भी सवाल कर सकते हैं, आप इस पर भी विश्लेषण अपना खैर नहीं देंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि लोकतंत्र में मुंह में राम बगल में छुरी होनी चाहिए। अरे वाह, क्या गजब विश्लेषण है आपका। जनता से कहो कुछ और, भारतीय जनता पार्टी मुंह में राम बगल में छुरी करती है, वही आप राष्ट्रीय मंचों पर कहोगे कि मुंह में राम लोकतंत्र में बगल में छुरी होनी चाहिए? मतलब आप सवाल पूछ रहे हैं तो थोड़े में अगर पूछ लेंगे तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अच्छे से आपको जवाब दे सकूंगा। आप अपने साथी अशोक जी के समय को सवाल ले ले रहे हैं। सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, अशोक जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो अशोक जी के समय को आप ले रहे हैं। तो जरा अशोक जी को भी बोल लेने दीजिए, मैं दोनों साथियों को एक साथ जवाब दे देता हूँ। चिंता क्या करना, आप सवाल का जवाब। आपने कहा लोकतंत्र में मुंह में राम बगल में छुरी होती है, भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र में होता है, वो आपके भी लोकतंत्र के आदर्श हैं, आप उनको बताइए ना। भारतीय लोकतंत्र में मुंह में राम बगल में छुरी नहीं होती है, सत्यनिष्ठा की शपथ होती है, जो मुद्दे होते हैं उनको उन पर काम करना होता है। नहीं किया। आप कहना चाहते हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी जैसे मुंह में राम बगल में छुरी करती है, कहती है रोजगार देंगे, नहीं देती, कहो कुछ और करो कुछ और, ऐसा नहीं होता है। आप कभी सवाल उठाइए ना, प्रधानमंत्री जी सदन के कितने कार्य आवश्यक दिनों में उपस्थित रहते हैं, पूरे सदन के सत्र निकल गए, प्रधानमंत्री जी इसके मन में राम इसके बगल में छुरी है, या तो भाजपा की प्रवक्ता आपको बताएंगी, वह जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वह भाजपा की प्रवक्ता बताएंगी। मेरा काम है कि कौन गलत कर रहा है उसको गलत कहना। अगर प्रधानमंत्री ने गलत किया तो उसको भी गलत मैं कहूंगा। अगर आपके नेता गलत करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन नहीं करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं, हालांकि इन सब पर मेरा भी सवाल है, जो ये बहस है इसमें जरा मैं कुमकुम जी को भी इंक्लूड करूंगी। अमित तिवारी जी जो बातें आप कह रहे हैं इस पर मेरे मन में भी सवाल है, वो कुमकुम जी से लिया जाएगा, अभी उनकी बारी एक बार दोबारा बाकी है। भाग नहीं जाऊंगा, ठीक है। हमें डर कर भागना नहीं है कि आपके सवाल से मैं अपने मुंह बंद कर लूंगा। जो मेरा काम है सवाल मैं बुझाऊंगा, आप उस पर आपत्ति जता सकते हैं। रणवीर जी अभी इस बार ये जो राजनीतिक भाषा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर अभी ये चर्चा कंटिन्यू है हमारी। अमित तिवारी जी से 10 सेकंड एक बात वो और कहना चाह रहे हैं, अशोक जी का टेक ले ले, फिर मैं कुमकुम जी के पास जाते हुए आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप ही से सवाल अभी हमें और इंक्लूड करना है। फटाफट से अमित तिवारी जी अपनी बात कंक्लूड कीजिए, 10 सेकंड 10-20 मैं तो रणवीर सिंह जी को बस इतनी सी बात बता रहा था, केवल विपक्ष के नेता के प्रति संसदीय जो कार्य है उनको लूप दिखाना, अपने शब्दों में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को भूल जाना, वो जो दरकिनार करके लोकतंत्र के तहत किए जा रहे आघात हैं, सदन के अंदर असंसदीय शब्द बोलने की परिपाटी प्रधानमंत्री जी ने प्रचलित की, उन पर भी सवाल उठाइए। हमें अच्छा लगेगा कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ करके जब प्रधानमंत्री गलत कहते हैं तो प्रधानमंत्री की भी आलोचना होती है, वह प्रधानमंत्री के तौर पर कहते हैं तो भी आलोचना होती है, भाजपा के शीर्ष नेता के तौर पर कहते हैं तो भी आलोचना होती है, व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी के तौर पर कहते हैं तो भी आलोचना होती है। राहुल गांधी गलत कहेंगे तो राहुल गांधी की भी आलोचना होगी। आप पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से कुछ कहें। आलोचना होती है अमित तिवारी जी, आलोचना होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। जब जो करते वो पत्रकार है, वो आलोचना करते हैं, आप उन पर बायस होने का आरोप नहीं लगा सकते, उनको वहां से कुछ नहीं मिल रहा, वो पत्रकार है, इंडिपेंडेंट है। अशोक गुप्ता जी का फटाफट से मैं टेक लेना चाहूंगी, अपनी बात कही अशोक जी, फिर मैं कुमकुम जी के पास जाऊंगी। मुनका जी हमारा टॉपिक था गद्दार, मेलोडी और संविधान। हमारे देश के ये नहीं था कि मतलब क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ने पिछले 12 साल में कोई जनहित के काम नहीं किए। और मेलोडी मतलब होता है मीठी गोली, वो मीठी गोली देश की जनता को देते देते विदेश के प्रधानमंत्री में जा करके वहां पे मीठी गोली देना शुरू कर दिए। उन्होंने न तो देश के हित का कोई काम किया। आप ये बता दीजिए, जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि दोनों लोगों को साथ बता दीजिए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो हम तय कर लेंगे। जो वर्तमान के प्रधानमंत्री वो क्या कर रहे हैं, वो जनता के लिए कौन से काम कर रहे हैं, उन्होंने सुन लीजिए,
उन्होंने, अरे सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए रणविजय जी, उन्होंने भी कहा कि गहना सोना न, अरे सुन लीजिए, अभी उन्होंने कहा, उनका भाषण में सुना, अरे रणविजय जी मैं आपको मैं तो कुछ बोली, पूरी बात जनता के सामने जाएंगे तो बताएंगे ना, जनता के सामने। जैसे आप जब 2027 में जाएंगे तो आप कहेंगे भाई सपा जीतेगी तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे, तो 29 में जब आप जाएंगे तो भी यही बताएंगे भाई जब 29 में यूपीए जीतेगी तो हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगी, यही बताएंगे ना। हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी, हमारा इंटरेक्शन कोई संभाल नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जी अभी कुछ देर पहले कहे थे कि देश के सोना न खरीदिए, अच्छा खाना न पहनिए खाइए, अरे कपड़े न पहनिए, अरे गाड़ियों से मत चलिए, और अपना बता गए, जनता को बता गए गाड़ी से न चलो, खाना ना खाओ, डीजल पेट्रोल ना खरीदो। अरे अब तो कपड़ा भी महंगा होगा, प्रधानमंत्री जी ये भी बता दें कि कपड़ा मत पहनिए, और अपना चले गए जहाज पे जनता के पैसे बैठे और पूरी लौ लश्कर के साथ 5 देश को संकट में डाल करके प्रधानमंत्री जी झोला उठा करके विदेश भाग गए हैं। और जितने उनके 70 देशों का टूर रहा, महीनों के लिए विदेश नहीं गए हैं, 5 देशों का दौरा है, वापस लौट कर आएंगे, जो पहले से प्री डिसाइडेड होता है। रातों रात विदेश दौरे प्रधानमंत्री के नहीं बनते हैं, ये पहले से प्री शेड्यूलिंग होती है, न जाने कितने महीनों से। नहीं, ये बताइए, पहले से तय हो गया, उन्होंने बता दिया देश संकट के किसी भी घड़ी में कहीं भी जा सकता है, देश किसी भी बवाल में फंस सकता है, इतना संकट देश पे आ गया, और जनता को अकेली। अशोक गुप्ता जी, 5 देशों का अगर दौरा है तो उससे भारत को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, ठीक है, डीलों से मिलता है। विदेश दौरे सिर्फ घूमने के लिए नहीं होते हैं, जब हमारे देश की तस्वीर बदलती है, जब हम इतना विदेशी जो स्पॉन्सरशिप आती है, सब कुछ होता है, तो इन दौरों का ही नतीजा होता है। चलिए ठीक है, ये तो है नहीं कि यूपीए के कार्यकाल में नेता लोग नहीं गए होंगे कभी विदेश। अरे मेरी पूरी बात मोनिका जी हो जाने दीजिए, विपक्ष को आप भी नहीं बात रखने देती है, पूरी बात तो रखने दीजिए मोनिका जी, जब आपने बुलाया है। आपकी बात को कभी कोई इनकार कहाँ कर रहा है? थोड़ा संक्षेप में बात रख लीजिए, समय का प्रतिबंध होगा, एकदम 5 सेकंड में मैं, अरे आपका सुझाव मैं लूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने यहाँ बैठे हो, बता रहे हो कि मतलब समय का दो, आपका सुझाव लेने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं जनता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए टीवी पे बैठा हूँ। अब रही बात, मोदी जी ने कुछ दिन पहले अमृत बरसा रहे थे, आप कह रहे हैं संकट काल में कौन सी बात माने, हम तो कंफ्यूज हैं, देश की जनता कंफ्यूज है। आप यहाँ संकट पैदा करके विदेश भाग गए, 5 देशों का टूर कर रहे, टूर कैंसिल हो सकता था। इस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इससे पहले 70 देशों में प्रधानमंत्री जी दौरा कर चुके हैं, वो 70 देशों में से क्या लाए, देश के 70 देशों से क्या लाया, अगर आपका ये सवाल है तो इसका भी जवाब ले लेते हैं अशोक गुप्ता जी। पर यकीनन अब मेरे सवाल से आपको खुशी जरूर होगी, जब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, तो जो आपने सवाल नहीं उठाए वो सवाल अब मैं उठाने जा रही हूँ, सुन तो लीजिए। इतना कमजोर प्रधानमंत्री अभी तक के हमारे देश को कभी नहीं मिला है, और देखते जाइए इनके सारे संगी साथी। अगर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जनता इन्हें बार बार क्यों चुन रही है, अगर आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो। खैर, कुमकुम भारद्वाज जी से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा। चुनाव बैलेट पेपर से करा ले, ईवीएम हटा दे, जहां बैलेट पेपर से हो रहा है। ये बोलते जा रहे हैं, आपका बिल्कुल टाइम बैलेंस नहीं है। जब कन्नौज की बारी आती है तो ईवीएम हटा दे, मैनपुरी की बारी आती है तो ईवीएम हटा दे, केरल की बारी आई तो ईवीएम हटा दे, वायनाड की बारी आई तो ईवीएम हटा दे। हाँ, मैं बता रहा हूँ मोनिका जी, मैं 403 में 403 सीट जीत जाऊं तब भी मैं। चलिए, मेरी मिठाई, मैं आपको अपना एड्रेस भेज दूंगी, मेरे नाम के लिए मिठाई जरूर भेज दीजिएगा। अशोक गुप्ता जी 403 में से 403 जीत रहे हैं तो खुशी होगी, मिठाई जरूर भेज दीजिएगा, हम लोगों को इंतजार रहेगा आपकी मिठाई का। 403 जीत जाए तब भी जनता को ईवीएम में शंका है, उसको हम लोग हटा के रहेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। जनता की जो मंशा है, लोकतंत्र में लोग की बात जीतेंगे तो ईवीएम से ही ना। अगर आप 403 में से 403 कह रहे हैं तो वो भी तो आप ईवीएम के भरोसे ही कह रहे हैं। पर आप मुझे आगे बढ़ने दीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रही हूँ, आप यकीनन इससे खुश हो जाएंगे। सुन तो लीजिए, जनता को नहीं है। ठीक है,
कुमकुम भारद्वाज, एक बात बताइए, आपने विपक्ष पर निशाना साधा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधा, दिन भर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला तेज रहा राहुल गांधी के इस बयान को लेकर, लेकिन ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये देश विरोधी लोग हैं, अर्बन नक्सल है, ये जो इतने सारे शब्द आए विपक्ष के लिए, ये कहां से आए? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने शब्दों की मर्यादा को मापेगी कि वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधना है क्योंकि आप सरकार में हैं तो आप सिर्फ विपक्ष के लिए ही बोलेंगे लेकिन अपने नेताओं की जुबानी को नहीं तोलेंगे? अब मेरे बोलने से पहले ही अंगुली खड़ा है, तो या तो आप उनसे पूछ रही हैं सवाल या मुझसे सवाल है। सवाल आपसे ही है। बैलेंस अगर नहीं होगा डिबेट तो मतलब मैं आपको पहले बताना चाहूंगी, आपके प्रश्नों का भी जवाब दूंगी। उतनी देर से लगभग 25 मिनट से वो लोग दोनों बोले हैं, एसपी और आपके कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं अपनी बात एक एक करके देश की आवाम के सामने रखना चाह रही हूँ। देश का लोकतंत्र है, पोपट लाल का उल्टा चश्मा नहीं है। यहाँ पे चीजों को, ड्राइंग रूम की कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें जनता के बीच में जो पॉलिसी और एग्रीमेंट का डिस्कशन होता है, वो एक एक चीज जनता के सामने क्या लाना है, कैसे प्रस्तुत करना है, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दैट इज वन। दूसरी बात में, सबसे बड़ी बात मैं यह देश के आवाम के समक्ष रखना चाहती हूँ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पोजीशन है, अरे चुप रहिए, फालतू की बात किया जा रहा है, चुप रहिए, सुनिए, आपकी बात में सुन ली। पिछले 70 देशों में क्वेश्चन करने वाले आप हिसाब आई डोंट लाइक टू आर्ग्यू विद हिम। मुझे देश के आवाम के सामने इनके प्रश्नों का जवाब देना है। प्लीज मोनिका जी, डोंट कीप मी वर्सेस। अशोक गुप्ता जी को बोलने तो दीजिए, सवाल उनसे किया गया है, करके मैं बोल सकता हूँ। कर्जा मुक्त कितना हो गया? आज पूरा देश कर्जा पे लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी फिर से कर्जा पे और लादने गए। आज पिछले 70 देशों के टूर का हिसाब बता दीजिए, जनता आपसे जानना चाहती है। अब नहीं बताना चाह रही है, उसका अलग बात है। जो पिछले 70 साल सुनने तो दीजिए ना अशोक गुप्ता जी, सुनिए अशोक गुप्ता जी, आप उन्हें बोलने नहीं देंगे तो वो बोलेंगे कैसे? आप बोलते रहेंगे तो वो कैसे बोलेंगे? उनसे सवाल किया गया, आप उनको जवाब देने का मौका तो दीजिए। जब आप बोल रहे थे वो बीच में इंटरप्ट नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें बोलने दीजिए। कुमकुम भारद्वाज जी, ओवर टू यू। मैं यह कहना चाहती हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पोस्ट जनरेट किया गया था, वो इमरजेंसी के बाद यह महसूस किया गया कि सिर्फ सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पास एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना चाहिए। देश का इमरजेंसी का काला अध्याय के बाद ये पोजीशन लाया गया और इसको किसने लाया, देश की आवाम जानती है। करने दीजिए, फिर आप पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे 403 की बात हो रही है। आप उनको बेशक शुभकामनाएं दीजिए। कैसे 403 की बात होगी? जिस सदन में कांग्रेस के जो अधीर रंजन चौधरी निर्मला सीतारमण जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को कहते हैं निर्मला सीतारमण, जिस देश की सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो एक महिला के फेवर में फैसला दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकसभा में राजीव गांधी ने उस फैसले को पलट दिया। क्या जरूरत थी? क्या एक महिला को एलिमनी का अधिकार नहीं था? मुलायम सिंह जी, जब यूपी के अंदर बलात्कार की घटनाएं होती है तो मुलायम सिंह जी पब्लिक डोमेन में आकर कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाएगी। तो कितने लड़कों से मैं अपना रेप करवा करके एक मंत्री को यह बोलने की स्वतंत्रता और आजादी दे दूं कि लड़के हैं, यूपी के लड़के हैं, संरक्षित हैं एसपी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, जिस समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक परिवार का धरा है। इनको शर्म आनी चाहिए अपने आप को समाजवाद कहने के लिए। मैं समाजवाद का उस परिभाषा को समझना चाहती हूं जिस तरीके से एसपी समाजवादी पार्टी डिफाइन करती है, सिर्फ एक नाम के तौर पे समाजवाद है। जो अपने आप को देश का थर्ड मोस्ट पार्टी कहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी में इनका कहीं नामो निशान नहीं है। इसके लिए क्या कहा जाए? इस पोपटलाल राहुल गांधी को इतनी समझ नहीं है कि हमको जनता के सामने, जैसा अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे, इनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है कि हमको कैसे पेश आना है। जहां पे शक्ति, ये मैंगो एक सेकंड, मोनिका जी, ये देश की जनता आप किस नैतिक आधार पर विपक्ष को ऊपर उठा रही हैं जब आप खुद नेता प्रतिपक्ष के शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं? और मोनिका जी, ये देश की जनता आप समाजवादी पार्टी के पहले के बयान अगर याद दिला रही हैं तो वो ठीक है,
वो बिल्कुल ठीक है जो आप बयान नेताओं के याद दिला रही हैं, क्योंकि वो गलत बयान थे। लेकिन मुझे बताइए, आप किस आधार पर विपक्ष पर सवाल उठा सकती हैं, किस नैतिक आधार पर, जब नेता प्रतिपक्ष के लिए आप भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं? तो फिर यहाँ पर अशोक गुप्ता जी ने सही बात कही कि आप लोग टीचर हैं और वो लोग स्टूडेंट्स हैं, आप ही लोगों से सीख रहे हैं, वो आप लोग शुरुआत करते हैं इसलिए बयानबाजी वो लोग भी देते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप तो उनके आंसर को जस्टिफाई करते हुए सही ठहरा रही हैं। कुमकुम भारद्वाज। मोनिका जी, मैंने जो कहा अगर एक नेता जो अपने आप को नेता कहता है, नेता का मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो डेफिनेशन है उसके तहत अगर एक महिला को, अगर वो पार्लियामेंट नहीं होता तो अधीर रंजन चौधरी का क्या हश्र करते, और पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई भी वर्डिक्ट बातें बोली जाती हैं तो उसमें बाहरी जो हमारी देश की आवाम है उसके पास यह नहीं है, अधिकार क्षेत्र नहीं है कि उसको कहीं भी हम चैलेंज कर सके। ये इस तरीके का कानून बनाने का काम इन लोगों ने किया है। इन लोगों ने मैंने तो पूरा का पूरा आपको गिना दिया। जिस समय पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय पे इनको मौत का सौदागर बोला गया। मौत का सौदागर बोलना आप समझ सकती है किस तरीके की शब्दावली है, किस तरीके की शब्दावली है। आप क्या परोस रहे हैं जनता के समक्ष? आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहर का पेड़ बीज बो रहे हैं, और जहर का बीज यूपी अब यूपी की बारी है, यूपी की बारी है। और यूपी हमें पता है, यूपी की माएं बहनें, यूपी का जो समाज है, इनके राजकुमार भाटी जी ने जिस तरीके का वर्डिक्ट दिया है, सब कुछ जनता के बीच में है और जनता उसका जवाब देगी, और जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए। 403 हो ये या आपका 420 हो, ठीक है, 420 ही करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको लोकतांत्रिक तरीके के तहत आपको जो नकारा गया है, देश की जनता जिनको लड़ाई का कहीं अंत नजर नहीं आता, इससे इतना पता चलता है कि अब यही राजनीति का स्तर है और यही राजनीतिक भाषा है जिसका इस्तेमाल शायद तमाम नेता अब करते रहेंगे, और इसी को एक नैरेटिव बनाकर परोसा जाता है जनता के बीच कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। चलिए, कार्यक्रम में समय यहाँ पर मुझे इजाजत नहीं दे रहा है कि कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, कार्यक्रम को विराम देना होगा। लेकिन आप सभी जुड़े, अपना अपना पक्ष रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, क्या ये डेमोक्रेसी है, क्या ये लोकतंत्र है, और क्या ये राजनेता और ये राजनीतिक भाषा है जो अब हकीकत बनकर हम सबके सामने है, और क्या यही अब इस देश का भविष्य है जब हम लैंग्वेज भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अपने नेता चुनकर चुने कि वो किस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो आपका प्रतिनिधित्व जब करते हैं तो अपनी सोच को उजागर करते हैं। सीधी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।